आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में टीवी कहते हैं। एयर का एक ऐसा वॉल्यूम जो कि एक नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान इंस्पायर या एक्सपायर किया जा सकता है, उसे टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। यह लगभग 500 ml होता है और एक हेल्दी मैन मतलब एक हेल्दी पर्सन लगभग 6000 टू 8000 ml एयर पर मिनट यहाँ पर इंस्पायर या एक्सपायर कर सकता है। सेकेंड आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट में IRV कहा जाता है। एयर का ऐसा एडिशनल वॉल्यूम जो एक फोर्सिबल इंस्पायरेशन द्वारा एक व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है। यह 2500 ml टू 3000 ml के लगभग होता है। थर्ड आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट में ERV कहा जाता है। एयर का एडिशनल वॉल्यूम जो कि एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन के द्वारा एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहा जाता है। यह 1000 ml टू 1100 ml के लगभग यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारा जो वॉल्यूम है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, जैसे कि शॉर्ट में RV कहा जाता है। एक फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में बचने वाली एयर की जो मात्रा होती है उसे रेसिड्यूअल वॉल्यूम या फिर रेसिड्यूअल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 1100 ml टू 1200 ml के लगभग यहाँ पाया जाता है। देखिए, अभी हमने कुछ वॉल्यूम्स की बात की। इन वॉल्यूम्स के अलावा कुछ पल्मोनरी कैपेसिटीज़ भी होती है जो कि क्लिनिकल डायग्नोसिस में वहाँ पर यूज़ की जाती है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 आती है यहाँ पर इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जैसे कि शॉर्ट में हम IC कहते हैं। देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? एयर का वह टोटल वॉल्यूम जो एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, वह कहलाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम शामिल होते हैं। सेकेंड है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखिए, एयर का वह टोटल वॉल्यूम जो कि एक नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। इस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब TV प्लस ERV शामिल होते हैं। अगला आता है हमारा फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी FRC। एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में बचने वाली एयर की जो मात्रा होती है वह फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी कहलाती है। इसके अंदर ERV प्लस RV दोनों इंक्लूड होते हैं। अब आती है वाइटल कैपेसिटी मतलब VC। देखिए, एक फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद एयर का वह मैक्सिमम वॉल्यूम जो एक पर्सन के द्वारा ब्रीथ किया जा सकता है वह कहलाती है उसकी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में ERV, TV और RV तीनों यहाँ पर शामिल होते हैं। अब आती है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स TLC। देखिए, जब एक फोर्स्ड इंस्पायरेशन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद लंग्स के अंदर जो एयर वहाँ पर प्रेजेंट होती है उसका जो टोटल वॉल्यूम होता है वो कहलाता है टोटल लंग कैपेसिटी मतलब कि TLC। इसके अंदर RV, ERV, TV और IRV ये चारों यहाँ पर शामिल होते हैं। अब हम आगे चलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कि एक गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। देखिए, जो एल्वियोलाई होती है वह गैसेस के एक्सचेंज की प्राइमरी साइट होती है। ठीक है, जो एक गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वह ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड
के एक्सचेंज की जो यह साइट है, यहाँ पर एक सिंपल डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है जो कि प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पर यहाँ पर वर्क करती है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी और मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, ये डिफ्यूज़न में शामिल कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूज़न की रेट को यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। गैसेस के मिक्सचर में इंडिविजुअल गैस पर एक प्रेशर कंट्रीब्यूट होता है, मतलब कि जो गैसेस का मिक्सचर होता है उनमें जितनी भी गैसेस होती है, हर गैस पर एक प्रेशर वहाँ पर पाया जाता है, उसे पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। और इस पार्शियल प्रेशर को हम ऑक्सीजन के लिए PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2 के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जो दो मेन गैसेस हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो दो मेन गैसेस हैं, इनमें जो पार्शियल प्रेशर्स होता है ना, वो पार्शियल प्रेशर जो है यहाँ पर टेबल में दिया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वियोलाई में, ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, और टिश्यूज़, इनमें इन दोनों गैसेस पर कितना कितना पार्शियल प्रेशर पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो एटमॉस्फेरिक एयर में वहाँ पर जो उस पर पार्शियल प्रेशर है वो होता है 159 mmHg। एल्वियोलाई में 104 mmHg होता है। ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, वहाँ पर 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पर पाया जाता है। ब्लड ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, वहाँ पर 95 mmHg का पार्शियल प्रेशर होता है। और टिश्यूज़ में यह प्रेशर फिर कम हो जाता है, 40 mmHg पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पर पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में 0.3 mmHg का पार्शियल प्रेशर है। एल्वियोलाई में 40, ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है उसमें 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और टिश्यूज़ में 45 mmHg पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड पर पाया जाता है। देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पर शो हो रहा है क्लियर, ऊपर दिया गया है इंस्पायर्ड एयर, एल्वियोलर एयर जो कहते हैं हम, वहाँ पर PO2 104 mmHg शो हो रहा है, PCO2 यहाँ पर 40 mmHg यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, अब ये जो रेड वाला एरिया है ये पल्मोनरी वेन है, मतलब जो रेड शो हो रहा है ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके अंदर PO2 95 mmHg है और PCO2 40 mmHg पाया जाता है। जब ये टिश्यूज़ में चला जाता है तो टिश्यूज़ में वहाँ पर जो है इनकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हो जाती है। जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ पर 40 mmHg का पार्शियल प्रेशर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पर 45 mmHg का यहाँ पर पार्शियल प्रेशर होता है। और ये जैसे ही ब्लू लाइन आप देख रहे हैं जो सिस्टेमिक वेंस होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि यहाँ पर ब्लड में ऑक्सीजन अब मौजूद नहीं है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है। और यही ब्लड फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से लंग्स तक जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में वहाँ पर जो है एक्सचेंज कर दी जाती है, वहाँ पर उधर एक्रॉस कर दी जाती है एल्वियोलाई में, और वहाँ से फिर हमारी जो नेसल कैविटी है वहाँ से होती हुई वो बाहर चली जाती है। देखिए, ये जो डाटा अभी हमने देखा है इससे क्लियर होता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वह ये हमें बताते हैं कि जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो एल्वियोलाई से ब्लड और ब्लड से टिश्यू की ओर यहाँ पर जा रहा है और धीरे धीरे वहाँ कम होता है। और यही ग्रेडियंट जो प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यह चलता है टिश्यू से ब्लड और ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ। ठीक है, अब देखिए, जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन होती है जहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, यह 3 मेजर लेयर से बनी होती है। और ये जो 3 मेजर लेयर्स होती हैं वो होती है, नंबर 1 स्क्वेमस एपिथेलियम, फर्स्ट है ये यहाँ पर हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम।
एक होती है आपकी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट है आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, और इनके बीच में पाया जाता है बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, ये तीनों मिलकर यहाँ पर जो है डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। हालांकि इन तीनों मेम्ब्रेन के बीच की जो थिकनेस होती है वह 1 मिलीमीटर 1 mm से भी कम होती है। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के डिफ्यूज़न के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से टिश्यूज़ में यहाँ पर डिफ्यूज़ होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यूज से एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वह ब्लड के माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से होता है। 97% जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में आरबीसीज के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। जो बचा हुआ 3% ऑक्सीजन है वो डिज़ोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू यहाँ पर कैरी करके ले जाई जाती है। 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आरबीसीज यहाँ पर कैरी करके ले जाती है, जबकि 70% जो है वह बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यहाँ कैरी की जाती है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू कैरी की जाती है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। मतलब कि आरबीसी में एक ऐसा रेड कलर का पिगमेंट है जिसमें आयरन पाया जाता है, उसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पर बाइंड होती है, मतलब बंध जाती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को कैरी कर कर ले जा सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ वह ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड होती है। Partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature are the other factors which can interfere with the binding। देखिए, बहुत मेन बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है, और जो टेम्परेचर है, यह ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने से रोकते हैं, वहाँ पर उसकी बाइंडिंग पर इफेक्ट डालते हैं। देखिए, हमें एक सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है जब पार्शियल ऑक्सीजन के अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सेचुरेट होकर एक परसेंटेज का ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो हमें एक सिग्मोइड कर्व वहाँ पर मिलता है। इस कर्व को हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के नाम से जानते हैं, और यह हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये सब किस प्रकार से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड करने से रोकते हैं या उन पर इफेक्ट डालते हैं। जब एल्वियोलाई में हाई पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर होता है या लो PCO2 होता है या हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन लो होता है और टेम्परेचर लो होता है, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल होते हैं। जबकि
टिश्यूज़ में जब लो PO2 हाई PCO2 होता है, हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है और हायर टेम्परेचर होता है, तब वहाँ पर ऐसी कंडीशंस बनती है जिससे कि ऑक्सीग्लोबिन जो है, ऑक्सीग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट हो जाती है, मतलब वहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है। इससे हमें ये क्लियर पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन, इससे हमें पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जो लंग की सरफेस होती है, जो फेफड़ों की सतह है, वहाँ पर बाउंड होती है, मतलब बंधती है, और टिश्यूज़ में डिसोसिएट हो जाती है, मतलब कि टिश्यूज़ में जाकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो जाती है। हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml के लगभग ऑक्सीजन को टिश्यूज़ में डिलीवर कर सकता है विथ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।